गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए, आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था डी ब्लॉक तत्व के लक्षण के बारे में, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और उत्प्रेरकीय गुण क्या है, आज हम इसके डी ब्लॉक तत्व के कैटालाइटिक जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में समझेंगे। देखिए, संक्रमण धातुएं जो होती हैं उनके यौगिक उत्प्रेरण के गुण प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण जो धातु होती है ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के वजह से, परिवर्ती संयोजकता के वजह से उनके पृष्ठ के विपरीत परमाणु मुक्त होते हैं, और इनके विपरीत जो परमाणु मुक्त होते हैं वह उनकी संयोजकता के कारण होता है। संक्रमण धातु जो होती है, हमने कहा कि यह उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करती है। अब भाई उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक का मतलब वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, क्रिया को क्या कर दे, घटा दे या बढ़ा दे, उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक। मतलब यह कि कोई एक अभिक्रिया है, ए, जिससे कोई एक अभिक्रिया, जो कोई एक रिएक्टेंट है ए, अभिकारक ए है, जिससे कोई एक उत्पाद प्रोडक्ट बनता है बी। इसके बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन हमने एक उत्प्रेरक इसमें मिला दिया सी, तो ये जो रिएक्शन 2 घंटे में सपोज दैट होने वाला था, वह जल्दी हो जाता है, वो आधे घंटे या 10 मिनट में हो जाता है। उत्प्रेरक ये है। मतलब ये कि किसी एक व्यक्ति है, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा दोनों व्यक्तियों में हो गया तो कोई एक तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी, वह आया और उस झगड़े को क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। उसने कहा, रे यार, वो देखो फला कैसे बोल रहा था तुम्हारे बारे में, इसके यहां गया और 2 बातें क्या किया, बना चढ़ा करके इसको बता दिया, और उसके बाद दूसरे वाले के पास गया और उसके साथ भी उसने यही किया। तो ये है आपका उत्प्रेरक। और अगर हम उत्प्रेरकीय गुण के बारे में इसके समझें तो संक्रमण धातुएं जो है उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता जो होती है वह क्या होती है, परिवर्ती होती है, और इनमें मुक्त संयोजकता के कारण ही ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं। किस वजह से प्रदर्शित करते हैं? संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो है, इसमें परिवर्ती संयोजकता के कारण इनमें जो है एक सरफेस होता है, उसी के कारण ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। एक आध उदाहरण हम इसका समझते हैं। जैसे
हैबर विधि द्वारा सूक्ष्म विभाजित आयरन, मतलब आयरन की किल अगर उत्प्रेरक के रूप में हम क्या करते हैं, संश्लेषित करते हैं, एक अभिक्रिया N2 है प्लस एक H2 है, तो N2 और H2 के मध्य जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, लोहे की छोटी छोटी किल यदि हम डाल देते हैं तो ये अभिक्रिया जल्दी हो जाती है, NH3 जल्दी बन जाता है। यहाँ 3H2 कर लीजिए। दूसरी बात यह है, दूसरा रिएक्शन ये है कि यदि हम सूक्ष्म विभाजित निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल का क्या करें, हाइड्रोजनीकरण करें, तो यह आपका है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल है ये आपका। इसमें हम एक क्या कर देते हैं, इसमें हम एक निकेल धातु जो सूक्ष्म विभाजित है, इस छोटी छोटी निकेल धातु की कीलें हम इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये वनस्पति तेल से वसा में हाइड्रोजन, इसका वसा में हाइड्रोजनीकरण हो जाता है जल्दी, वसा में हाइड्रो वसा में हाइड्रोजनीकरण, ये चीजें हैं। दूसरी बात और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल जो है वह वायु द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, बात करें अगर हम आगे इसके, तो कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथेनॉल का वायु द्वारा क्या फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कराया जाता है। कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक के रूप में कौन काम कर रहा है, कॉपर काम कर रहा है। आपका मेथेनॉल, मेथ CH3OH, इसे वायु की उपस्थिति में प्लस ऑक्सीजन के साथ, है ना, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO का निर्माण करता है, HCHO बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है कैसे, और H2O। यहां पर इसको संतुलित कर लीजिए। आपका हाइड्रोजन 3 4 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 3, 2 ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लगा लें हम, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें। अब बात कर लेते हैं अंतराकाशी, अंतराकाशी
अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस देखिए, कई संक्रमण धातुएं जो होती हैं वह अंतराकाशी, हाइड्राइड, कार्बाइड का निर्माण करती हैं। इन यौगिकों में हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु जो होता है, यह संक्रमण धातुओं के जालक जो होते हैं उस जालक में वास करता है। संक्रमण धातुओं के जो अंतराकाशी हाइड्राइडों में हाइड्रोजन परमाणु बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे होने के कारण जब इसमें प्रवेश करते हैं, उस डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड बनाते हैं, तो ये जो है धातु का जो जालक होता है उसको भेद करके प्रवेश कर जाते हैं। और धातु के हाइड्राइड का घनत्व जो होता है वह धातु के घनत्व से तब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि धातु जो जालक होता है इसका कुछ प्रसार होता है, और इन प्रसार की वजह से हाइड्राइडों के एक रासायनिक सूत्र में एक रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अंतराकाशी यौगिक को एक रासायनिक सूत्र के द्वारा सूत्रपात नहीं किया जा सकता। जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड का सूत्र है TiH, जर्केनियम हाइड्राइड ऑक्साइड का सूत्र है GrH, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या है? देखिए, मिश्र धातु का मतलब यह समझिए सीधा सीधा, सीधा सीधा मतलब इसका समझिएगा। मिश्र धातु का जब दो धातुएं क्या या तीन धातुएं आपस में मिलती हैं और आपस में मिल करके एक मिक्सचर बनाती हैं, तो इसे हम कहते हैं क्या? मिश्र धातु कहते हैं। इसे हम मिश्र धातु कहते हैं। संक्रमण धातुएं जो होती हैं उसकी धात्विक त्रिज्या लगभग समान होती है। अतः संक्रमण जो है, जो धातुएं होती हैं वो मिश्र धातुएं एक दूसरे के साथ आपस में बनाती हैं। अब हम कुछ मिश्र धातुओं के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं। इसे क्लीन करके एक ग्राफ बनाएं, और इस ग्राफ के माध्यम से अगर हम बात करें तो देखिए, मिश्र धातुएं जो होती हैं ये एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं ग्राफ में, एक ग्राफ बना लिया हमने। मिश्र धातु हमने लिख लिया। दूसरी तरफ इनका संगठन क्या है, किस संगठन में ये तैयार होंगी, और एक तरफ हमने इसका यूज लिख लिया, उपयोग क्या है।
अब बेहतर ढंग से समझ। जैसे कुछ कॉपर एक धातु है, कॉपर का मिश्र धातु बनता है। कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर की मिश्र धातु, कॉपर की मिश्र धातुएं का मतलब ये समझिए कि एक पदार्थ आपका कॉपर है, दूसरा अन्य कोई और पदार्थ होगा। जैसे इसमें एक पदार्थ आता है आपका पीतल, पीतल पीतल की बात कर लेते हैं। ब्रास और अल्फा इसको बोलते हैं। इसमें जो कॉपर का संगठन होता है वह 70% कॉपर होता है। पीतल में कितना होता है? कॉपर होता है कितना? 70%। और जिंक होता है आपका, इसमें शेष जिंक होता है 30%। और पीतल का तार बनाया जाता है, मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। तार इससे बनता है, मशीन के पुर्जे बनते हैं, मशीन के पुर्जे बनते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूं बर्तन। और भी बहुत सारी इस तरह से सामग्रियां इनसे बनाई जाती हैं। दूसरी पॉइंट है इसकी, कॉपर की मिश्र धातुओं के बारे में अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर है एक मिश्र धातु। इसमें कॉपर 50%, जिंक 35% और निकेल शेष होता है। इसमें कॉपर 50%, जिंक 35% और इसमें होता है निकेल कितना? 15%। इससे जो है बर्तन बनाए जाते हैं, मूर्तियों का निर्माण होता है, मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। और भी इस तरह से इसके बहुत उपयोग हैं। तीसरा है मोनल मेटल। मोनल मेटल, इसमें जो है कॉपर 28% होता है। मोनल मेटल, मोनल मेटल में कॉपर कितना होता है? 28% होता है। कितना होता है कॉपर? इसमें मोनोमेटल में 28% होता है, जबकि निकेल 70% होता है। निकेल इसमें होता है 70% और शेष इसमें आयरन होता है। इसका निर्माण जो है मूर्ति आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसी तरह से गन मेटल है। गन मेटल को बनाने में
मिश्र धातु है गन मेटल। गन मेटल में 88% होता है आपका कॉपर, 10% टिन, कॉपर, 88% टिन, 10% कितना होता है, 10% होता है, और शेष जो इसमें होता है जिंक होता है। तो जिंक होता है आपका 2% इसमें। जिंक इसमें कितना होता है, 2% होता है। इससे जो है आपका गन मेटल से बंदूकें तैयार होती हैं, बंदूक बनाई जाती है। इससे इससे जो है हथियार बनाए जाते हैं। मशीन के पुर्जे इससे बनाए जाते हैं, मशीन के पुर्जे बनाए जाते हैं। इसी तरह से मुद्रा धातु के बारे में अगर हम बात करें तो मुद्रा धातु में आपका कॉपर होता है 95%, टिन होता है 1%, और इसमें फास्फोरस 1% होता है। कॉपर कितना होता है, 95%, टिन होता है इसमें कितना, 4%, और 1% इसमें आपका फास्फोरस होता है। इससे जो है क्या बनती है, मुद्रा बनती है। इसी तरह से अगर हम बात करें गोल्ड का मिश्र धातु के बारे में, तो गोल्ड की मिश्र धातु होती है आपकी, गोल्ड मिश्र धातु में आपका गोल्ड आभूषण का मिश्र धातु, जिससे आभूषण बनते हैं। गोल्ड का आभूषण, गोल्ड के आभूषण की मिश्र धातुएं मैं लिख दे रहा हूं, की मिश्र धातुएं, गोल्ड आभूषण की मिश्र धातुएं। गोल्ड आभूषण की मिश्र धातुएं का मतलब ये कि इसमें लोहा आयरन गोल्ड जो होता है वह तकरीबन होता है आपका 92%, यानी कि 91.7% इसमें गोल्ड होता है, और शेष जो होता है इसमें कॉपर होता है 8.3%। 8.3% क्या होता है, इसमें कॉपर होता है। इससे जो है सोने का आभूषण बनता है। ठीक है,
इसी तरह से आयरन के बारे में बात करें तो आयरन से जो है आपका आयरन के मिश्र धातु से आपका क्रोमियम और भी बहुत सारी, अगर हम चर्चा शुरू कर दें तो इसके बारे में आपका एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। ये जो हमने यहाँ पर गोल्ड आभूषण के बारे में बात किया तो ये जो है 22 कैरेट के लिए, कितने कैरेट के लिए है? 22 कैरेट के लिए है। जो आपके आभूषण के लिए बनते हैं वो 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है, शुद्ध गोल्ड होता है, जो वो 24 कैरेट का होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे डी ब्लॉक तत्व के विषय में। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वह होती है परिवर्ती। क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, मिसाल के तौर पर हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन डी ब्लॉक जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक ग्राफ, हम एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं Fe का। Fe का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन इसका 26 का करते हैं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन है आपका आर्गन, उसके बाद आर्गन तक तो ठीक है, फिर उसके बाद आपका 3D6 4s2 है। लेकिन जब Fe2 प्लस हो, Fe2 प्लस हो, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन होता है क्या? आर्गन प्लस आपका 3D6। लेकिन अगर Fe3 प्लस है तब ये तीन इलेक्ट्रॉन यदि दान देता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्जेशन होता है क्या? Ar3D5। इसकी ये कंडीशन बन जाती है क्योंकि इसका N-1 वो D ऊर्जा में, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने बताया ना, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर ये जो है क्या होते हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से, यहाँ पर एक ग्राफ बना लें और उस ग्राफ के माध्यम से हम इसे समझें तो और बेहतर ढंग से हमें समझ में आएगा। ये आपका वर्ग हो गया, वर्ग तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप में थर्ड बी,
चौथा ग्रुप है, ये आपका पांचवा ग्रुप है, छठा, सातवां, आठवां, नवां ग्रुप, 10वां ग्रुप और आपका 11वां और 12वां। ये फर्स्ट बी है, ये सेकेंड बी है, बाकी आपका थर्ड बी, फोर्थ बी से लेकर के आपका जो है सेवेंथ बी तक आपका, फिर ये आपका, ये है आपका, इसको हम बोलेंगे एट्थ ग्रुप। तो यहां पर एक कॉलम हल्का सा बना लीजिए एट्थ ग्रुप का। 8, 9, 10 को हम एट्थ ग्रुप बोलते हैं, बस एट्थ, इसमें कोई बी का मसला नहीं है। थर्ड बी, फोर्थ बी, ये आपका फिफ्थ बी, ये आपका सिक्स बी, ये आपका सेवेंथ बी, इस तरह से। अगर आपका ये पीरियड नंबर 4 है, आवर्त नंबर 4 है, आवर्त 4, तो आवर्त 4 के लिए, आवर्त 4 में स्कैंडियम है आपका, टाइटेनियम, बेंडेनम, आपका है क्रोमियम, सीआर के बाद MnFe, फिर उसके बाद आपका CO, फिर उसके बाद Ni, Cu, Zn, इस तरह से। यहां पर मैं ऑक्सीकरण अवस्था लिख दे रहा हूं, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3 होती है, जबकि जो टाइटेनियम है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी होती है 4। ये मुख्य है, इसको मैं काली पेन से कर दे रहा हूं, और जो आपकी जो है परिवर्ती है इसको मैं ब्लू पेन से कर दे रहा हूं, ठीक है ना, ताकि स्पष्ट रूप से आपको समझ आए। क्लियर? तो इसकी 4, 3 और 2 होती है, जबकि फिफ्थ बी के में जो है आपका, तो इसकी 5 ऑक्सीकरण अवस्था, 4 3 2 होती हैं। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपकी 6 होती है। उसके बाद आपकी 2 होती है, जो इसकी फिक्स्ड ऑक्सीकरण अवस्था है वह है 3, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीज की, तो मैग्नीज की अगर हम बात करें तो इसकी 7, 6, 4, 3, 7, 6, 4, 3, 2 होती है, 4, 3, और इसकी फिक्स्ड जो होती है मैग्नीज की, ये 2 होती है ऑक्सीकरण, ठीक है। इसी तरह से आयरन की हमने बता रखा है यहां पर क्या होती है, 6 भी हो सकती है,
6 इलेक्ट्रॉन ये त्याग सकता है, ये, और इसकी 3 और 2 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। जबकि कोबाल्ट की 2 और क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। निकेल की आपकी फिक्स जो होती है 2 होती है, परिवर्ती इसकी जो है 3 होती है। कॉपर की 2 और 1 होती है। जिंक की 2 ही होती है ऑक्सीकरण अवस्था। और ये ऑक्सीकरण अवस्था ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर हम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि डी ब्लॉक जो तत्व है वह आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग डी ब्लॉक तत्व के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सब